हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर पेपर है तो 2018 का हम लोग करने वाले हैं। 2018 का जो फर्स्ट पेपर है जीएस जीके वाला पार्ट है उसको हम लोग करेंगे। धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर कर डालेंगे, जो कि आप लोग कह रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर पेपर करा दीजिए। तो आज ये प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए हो रहा है और आगे भी ये पूरा प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया जाएगा। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को, जापान को, भारत को या नॉर्वे को? तो जो जापान है, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ठीक है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पहुंची। चूंकि देखते होंगे तो जापान सबसे पूरब में दिखाई देता है, तो यही दुनिया का पहला देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं। जापान को जापानी भाषा में निहोन कहते हैं। क्या कहते हैं? निहोन या फिर निपन कहते हैं, ठीक है। ये प्रशांत महासागर में है, ये भी जान लीजिएगा। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है, ठीक है, प्रशांत महासागर में है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था इसको? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो अगर आप लोगों को मालूम हो तो इसमें ऑप्शन दिया है 55वां संविधान संशोधन 1986, 61वां संविधान संशोधन 1989 या फिर 56वां संविधान संशोधन 1987 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोगों को राइट आंसर मालूम होगा तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ही मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। ये यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को मालूम हो विश्व शिक्षक दिवस की अगर हम बात करते हैं तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया? किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था? तो खालसा पंथ की अगर हम बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज नदी, देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर बना है। और यह बांध 2 बांधों भाखड़ा और नांगल बांधों से मिलकर के बना है। जो भाखड़ा नांगल है यह 2 बांध है, भाखड़ा और नांगल, ठीक है। भाखड़ा बांध नांगल बांध से लगभग 13 किलोमीटर दूर बना है। इस परियोजना का उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई है, ठीक है। ये यहाँ से हो गया। अगर हम छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं कि छठवां क्वेश्चन क्या है, तो छठवां क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है। अब बताइए कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, या फिर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, या फिर चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि कमेंट करके कि क्या इसका सही आंसर है। देखिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, अगर चंद्र ग्रहण दिया हुआ है तो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, सेम चंद्र ग्रहण के लिए अगर ये सेम मालूम है तो ये जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण मतलब एस से सन सूर्य, ई से अर्थ, एम से मून, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है तो वहाँ पे चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। और यदि चंद्रमा
और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, सूर्य आ जाए, तो क्या होता है, वहां पे सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाता है। अगला क्वेश्चन है एनसीटीई का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि क्या होता है, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं। तो यानी इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जैन धर्म में, जैनवाद मतलब जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, तो यही तीर्थंकर बताना है। तो 24 तीर्थंकर जैन धर्म में थे, 24 तीर्थंकर माने गए हैं। अगर हम पहले की बात करते हैं कि पहले कौन है, तो पहले हैं ऋषभ देव, कौन है, ऋषभ देव हैं, और 24वें कौन है, महावीर स्वामी हैं, जो कि कई बार पूछा जाता है। ठीक है, पहले ऋषभ देव और 24वें महावीर स्वामी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है। अब बताइए चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है तो किस में परिवर्तित होता है, मार्बल में, क्वार्टजाइट में, ग्रेनाइट में, स्लेट में, किस में परिवर्तित होता है, तो मार्बल में परिवर्तित होता है। मार्बल या फिर संगमरमर पत्थर एक क्या है, कायांतरित शैल है, जो कि चूना पत्थर के जो कायांतरण का परिणाम है। यह अधिकतर कैल्साइट का बना होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्फटिकीय रूप है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो मार्बल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है, कब कहलाता है, एक बैंक शेड्यूल बैंक कब कहलाता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि यह एक नामीकरण है, यह एक नामीकरण है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह 1969 एवं उसके बाद घोषित किया गया राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची है। यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, किसके, संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा 250 से अधिक सदस्य बनी है। कितनी, 250 से अधिक सदस्यों से बनी है, जिनमें 12 सदस्य क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, जो कई क्षेत्रों से होते हैं, जैसे कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो साहित्य होता है, विज्ञान होता है, कला होता है, सामाजिक सेवा होता है, ये विशेष प्रकार के क्षेत्र से मनोनीत करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। कितने, 12 सदस्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है,
किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है? मैंने पढ़ाया हुआ है, बुकर, मैन बुकर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर, इनमें क्या अंतर होता है, ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया, पूरा डिटेल, कब से दिया जाता है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, मतलब पूरा सब चीज़ पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसका मतलब कि आंसर आप लोग निकाल सकते होंगे, मतलब बता सकते हैं। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? कथा साहित्य, मतलब फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन, चौथा खंभा यानी चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को कहा जाता है, प्रेस को कहा जाता है, विधायिका को कहा जाता है कि कार्यपालिका को कहा जाता है? तो प्रेस को क्या कहा जाता है? प्रेस को क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ कहा जाता है या फिर चौथा खंभा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारतीय नेपोलियन, यूट्यूब पे ही मैंने क्विज डाला था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बहुत सारे 95-96% लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आ ही रहा होगा। ठीक, किसको कहा जाता है? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसका नाम था, तो किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है शोभना गुरटू। शोभना गुरटू, शोभना गुरटू, ये शोभना गुरटू क्या है और इसके प्रवर्तक कौन है? बताइए, शोभना गुरटू और इसके प्रवर्तक, शोभना गुरटू और इसके प्रवर्तक किसके प्रवर्तक हैं? ये बताइए, किसके प्रवर्तक हैं? ख्याल एवं ध्रुपद के हैं कि केवल ख्याल के हैं कि केवल ठुमरी के हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम शोभना गुरटू की बात करते हैं कि शोभना गुरटू ये कौन है, तो शोभना या शोभा गुरटू भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। ठीक है, ये महिला हैं, गायिका हैं। उनका मूल नाम भानुमति शिरोडकर था। क्या था? भानुमति शिरोडकर। ठीक है, शिरोडकर, ध्यान दीजिएगा, शिरोडकर। उन्होंने गायन की ठुमरी शैली को विश्व भर में ख्याति दिलाई। तो ये किससे संबंधित हो जाएंगी? तो ये ठुमरी से संबंधित हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनको क्या, ये देखिएगा, इनको ठुमरिया की रानी कहा जाता था। ये भी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, शोभना गुरटू ठुमरिया की रानी इनको कहा जाता था। और इन्होंने ठुमरी के अतिरिक्त कजरी, होरी, दादरा आदि के गायन के विकास में भी योगदान दिया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठुमरी सी। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो सौरमंडल के जिन दो ग्रहों को निकृष्ट या फिर इंफीरियर प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है वो कौन से हैं? वो हैं बुध और शुक्र। कौन से हैं? तो बुध और शुक्र हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा, निकृष्ट ग्रहों की सूची में इनको रखा गया है और जाना जाता है बुध शुक्र, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक के दोनों ग्रह हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रेटिनॉल का सामान्य नाम है। अगर हम रेटिनॉल की बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया है, क्या है? विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ए है कि विटामिन बी है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाक जल डमरू मध्य अलग करता है, किन दो देशों को अलग करता है? पाकिस्तान और श्रीलंका को करता है, ब्रिटेन और फ्रांस को करता है, कि भारत और पाकिस्तान को करता है, कि भारत और श्रीलंका को करता है? तो
पाक जल डमरूमद, इसके नाम पे मत जाइएगा। पाक जल डमरूमद, पाक मतलब पाकिस्तान नहीं, भारत और श्रीलंका को ये क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह पाक की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। पाक जल डमरूमद पाक की खाड़ी, भारत के नीचे ही है। ठीक, तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर में, बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, ये जो भारत की स्थिति है तो यहीं पे है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? किस में निहित हैं? 350 में, 356 में, कि 280 में, कि 324 में? तो किस में नहीं ये विशेषाधिकार दिया गया है? तो भारत निर्वाचन आयोग के स्वायत्त एवं अर्धन्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप में विभिन्न प्रातिनिधिक संस्थानों के जो प्रतिनिधि के चुनाव हेतु किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग का वर्णन किसमें किया गया है? तो 324 में किया गया है, अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोंगल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पोंगल किस त्योहार, मतलब कहाँ का त्योहार है, किस राज्य का है पोंगल? बहुत बार मैं ये करा चुका हूँ। तो पोंगल तमिलनाडु का है, पश्चिम बंगाल का है, कि असम का है, केरल का है? तो पोंगल कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक, और हिंदुओं का यह एक प्रमुख त्यौहार है। कब मनाया जाता है अगर हम इसकी बात करते हैं तो 14 या फिर 15 जनवरी। जैसे हम लोगों के वहाँ उत्तर भारत में खिचड़ी होता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, वैसे 14 या फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, ये यहाँ से हो गया। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 19वां राज्य बना? तो कब बना था? 2014 में। तो जून 2014 में यह बना था। और कौन सा राज्य था? तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 2014 को। ठीक, 2 जून 2014 को यह फिर तेलंगाना राज्य बना था। यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान की संसद का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार यह पूछा गया है। देखिए, बीएड में भी पूछा गया और कई में भी पूछा गया। शोरा है, मजलिस है, डायट है, नेसेट है। तो क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम डायट है। कौन सा है? डायट है। जापान की संसद का नाम डायट है। जो द्विसदनी है, इसकी निचली सदन को क्या कहा जाता है? निचली सदन प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को पार्षद सभा कहते हैं। दोनों सदनों का जो चुनाव होता है समांतर मतदान से होता है। कानून बनाने के साथ साथ जो प्रधानमंत्री का चुनाव भी संसद की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी ये कहाँ है? रियाद है, रामल्ला है, अबू धाबी है, कि मस्कट है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कहाँ पे है ओमान की राजधानी? तो मस्कट है। कहाँ है ओमान की राजधानी? मस्कट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहू, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बिहू कहाँ का मुख्य त्यौहार है? असम, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? तो बिहू कहाँ का है? बहुत बार पूछा गया है। तो बिहू असम का है। ठीक है, बिहू कहाँ का है? असम का है। वहाँ असम का यह मुख्य त्यौहार है। ठीक, दुनिया भर के असमी प्रवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। यद्यपि ये प्राचीन संस्कार और प्रथाओं को उनके मूल मानते हैं। बिहू शब्द बिहू नृत्य और बिहू लोकगीत दोनों की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, बिहू नृत्य भी है और बिहू लोकगीत भी है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान
के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 51A कि अनुच्छेद 12 कि अनुच्छेद 15? तो आप जानते होंगे कि अनुच्छेद 51A में कितने में? तो अनुच्छेद 51A में क्या हुआ है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक, 42वां संविधान संशोधन था, उसके तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए। पहले 10 जोड़े गए और वर्तमान में कितने हैं? तो 11 हैं। फिर बाद में 1 जोड़ा गया, तो वर्तमान में कितने हैं? तो 11 हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आप जानते होंगे विटामिन सी पेलाग्रा है कि बेरी है कि ओस्टियोमाइलिसिया है कि स्कर्वी है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु यूएन द्वारा 2016 से 2030 की अवधि निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर बी 2016 से 2030। लेकिन पहले 2000 से 2015 निर्धारित किया गया था, सन 2000 से 2015। ठीक है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? हटा के 2016, मतलब पहला वाला जो था 2000 से 2015, फिर दूसरा वाला कौन सा? 2016 से 2030। ठीक, अगला क्वेश्चन है कैलाश सत्यार्थी। ये कैलाश सत्यार्थी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अगर आप लोगों को पता है तो बताइए कमेंट करके। कैलाश सत्यार्थी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? निर्मल भारत अभियान से हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन से हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से हैं कि चिपको आंदोलन से हैं? किस क्षेत्र से संबंधित है? कमेंट करके बताइए। तो बचपन बचाओ आंदोलन यानी ऑप्शन नंबर बी बचपन बचाओ आंदोलन से ये संबंधित हैं। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। 1980 में जो बचपन आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद से विश्व भर में 144 देश और के 83,000 बच्चों से अधिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी, यहाँ से इनको ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम प्रथम रेल बजट पेश किया था? अगर हम बात करें किसने पेश किया था, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल या फिर मनोज सिन्हा। देखिए जीएस जीके वाले पोर्शन में 3-4 क्वेश्चन करंट का भी रहता है, वो आपको समझना पड़ेगा कि वो करंट का कौन सा है। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन, बस 2016 के बजट में जो आर्थिक बजट और रेल बजट अंतिम बार अलग अलग पेश किया गया था, तो रेल बजट को तत्कालीन रेल मंत्री कौन थे उस समय? सुरेश प्रभु थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो सुरेश प्रभु उस समय क्या थे? रेल मंत्री थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 2017 से फिर आम बजट में ही रेल बजट को मिला दिया गया, तो इसीलिए अब एक ही में आता है वो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो सबसे पहले अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, रामनाथ कोविंद जी की बात करते हैं, तो ये 14वें नंबर के निर्वाचित हुए थे। और ये कहाँ के थे? तो ये बिहार के राज्य, मतलब बिहार के क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था?
फ्रांसीसी क्रांति अगर आप लोगों को मालूम हो तो 1789 की क्रांति था और इसका सही नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये 1789 ईस्वी में यह हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम की। क्रांति के इस नारे को भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। आप लोग देखते होंगे कि भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता का अधिकार शब्द आता है, वो यहीं से शामिल किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 32 जो मरियप्पन थंगावेलु हैं, मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने ऊंची कूद में पैरालंपिक जो 2016 में हुआ था उनमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। और अगर हम बात करें कि इनका पैर कैसे, मतलब ये गंवा बैठे थे अपना पैर, तो जब ये 5 वर्ष की अवस्था में थे तो स्कूल जा रहे थे तो इनके साथ दुर्घटना हो गया और दुर्घटना के ही समय इनका मतलब कि पैर क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। इसीलिए ये मतलब 21 वर्षीय थंगावेलु 1.89 मीटर की ऊंची कूद लगा करके स्वर्ण पदक इस बार जीता था इन्होंने 2016 में। ठीक है, तो यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा 2016। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में बने हुए थे, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जो चर्चा में बने हुए थे वो क्यों रहे थे चर्चा में, क्यों रहे थे ये बताइए। तो दलवीर भंडारी जो चर्चा में बने हुए थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पुनः निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, नवंबर 2017 में वे इस पद के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे और 2022 तक ये बने हुए थे। 27 अप्रैल 2012 में ये पहली बार चुने गए थे, फिर 5 साल के लिए चुने गए 2017 में 2022 तक। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सर्वाधिक पुराना ग्रंथ किसको माना जाता है। किसको माना जाता है सर्वाधिक पुराना ग्रंथ? तो ऋग्वेद को माना जाता है। किसको? वेद को, ऋग्वेद को सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। यह क्या है? यह श्रुति ग्रंथ है। रामायण वाल्मीकि द्वारा और गीता वेद व्यास तथा न्याय गौतम द्वारा रचित है। ठीक है, ये गौतम, न्याय गौतम के द्वारा और रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा, और गीता वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता करती हैं। किस क्षेत्र में सहायता करती हैं? तो किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां संवेदनाओं तथा स्पर्श के प्रति उद्दीपक का कार्य करती हैं तथा जिसके फलस्वरूप अनुक्रिया होती है। ये ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा हैं। ठीक है, इसके गुणधर्म द्वारा प्राप्त ज्ञान से अनुवर्ती क्रियाएं होती हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है। तो किसको माना जाता है हरित क्रांति का जनक? तो एम.एस. स्वामीनाथन पौधे के जेनेटिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने जो ये स्वामीनाथन जी हैं 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादक वाले गेहूं के हाइब्रिड बीज विकसित किए और वर्ष 1972 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण भी दिया था, पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। ठीक है, यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा।
अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 37 नंबर क्वेश्चन की, जस्टिन ट्रूडो फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं, यही पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ के हैं, कनाडा के हैं कि स्पेन, मतलब कि जो 2018 में आए थे, तो इटली के कि फ्रांस के, तो कहाँ के हैं, कनाडा के ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जो 2018 में आए थे। और इनके पिता का नाम पियर ट्रूडो, इनके पिता का नाम पियर ट्रूडो, और मतलब कि पियर ट्रूडो के बड़े बेटे जस्टिन ट्रूडो। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन सा नाटक नहीं लिखा गया है? जूलियस सीजर, हैमलेट, आर्म्स एंड द मैन, एज यू लाइक इट। कौन सा इसमें से नाटक है जो नहीं लिखा गया है? तो आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है। और यह किस प्रकार का है? तो यह प्रेम युद्ध की समानता दर्शाता है, प्रेम तथा युद्ध की समानता दर्शाता है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान ये कहाँ पे है? चेन्नई में है, मुंबई में है, दिल्ली में है कि बेंगलुरु में है? तो नई दिल्ली में यह है, ठीक है, यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 जून 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हालांकि किया जाएगा यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि ये 2023 चल रहा है। जब ये क्वेश्चन आया था तो इसी तरह से आया था, क्योंकि 2018 का ये पेपर है। तो ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन जापान, टोक्यो में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा। और कितने सालों के बाद यह आयोजन हुआ? कितने सालों के बाद जापान में हुआ? तो 56 सालों के बाद यह जापान में हुआ, ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, तो क्या होता है? कॉलम 1 कॉलम 2 मिलाइए। ये दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है बीमारी, और किससे फैलता है ये? तो आप लोगों को मालूम होगा, कुछ नहीं मालूम होगा तो मलेरिया तो मालूम ही होगा। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक। मलेरिया प्रोटोजोआ हो गया, मलेरिया हो गया प्रोटोजोआ। और कोलेरा किससे होता है? तो कोलेरा होता है जीवाणु से होता है। कोलेरा किससे होता है? कोलेरा होता है कॉलरा जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। और एनीमिया किससे होता है? एनीमिया मतलब क्या? रक्त अल्पता यानी रक्त में लोहे की कमी, ठीक है। तो यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा। अब जो बच गया रिंगवर्म, ये किससे होता है? फंजाई से होता है। तो देखिए क्या आंसर मिल के आया, 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य कौन राज्य हड़प नीति अपनाता था? राज्य हड़प नीति कौन अपनाता था? 1857 की क्रांति के सभी प्रमुख कारण एक राज्य हड़प नीति भी रहा था, ठीक है। और यह कौन अपनाता था? तो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी राज्य हड़प नीति। यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा।
जिसमें डलहौजी ने अवध को, सतारा को, धौलपुर, झांसी, उदयपुर की रियासतों को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। इस हड़प नीति द्वारा उत्तराधिकारी विहीन राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था इस नीति के द्वारा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित। कंप्यूटर से संबंधित कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो कौन नहीं है? तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की एक रचना है, उन्हीं पर ये फिल्म बनी है। ठीक है, जिसमें हीरोइन का किरदार कौन निभाया है? दीपिका निभाई है। कौन निभाया है? दीपिका पादुकोण। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में। और इस पे आक्रमण किसने किया था? यही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो महमूद गजनवी ने ही इस पे आक्रमण किया था। और यह कहाँ का था? तो अफगानिस्तान का था। गजनी राज्य का शासक था और जो धन की चाह में भारत पर 17 बार हमले किए। ठीक, और ये अपनी सेना के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। 25,000 श्रद्धालुओं की यहाँ पे हत्या किया था इसने। और उसके बाद क्या किया? भयंकर लूटपाट के बाद गजनवी कच्छ के रण से वापस जाने के लिए निकल पड़ा था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? बहुत ही मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है और कई बार यह सांख्य दर्शन पूछा जाता है। भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य दर्शन भी एक है, जो प्राचीनतम में अत्यंत लोकप्रिय और प्रचलित रहा। इसके प्रतिपादक कपिल मुनि कौन है? कपिल मुनि को माना जाता है। ठीक है, कपिल मुनि थे। यह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए पुस्तक पूछ लेता है कई बार, तो ये भी है प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा है। दादा भाई नौरोजी इसके क्या हैं? राइट आंसर हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी की ही ये पुस्तक है। ठीक है, जिनको कई बार कांग्रेस अध्यक्ष भी बनाया जा चुका था। 3 बार। कितनी बार? 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा चुका था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक। सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था इलाहाबाद से हुआ था सन 1900 में, जनवरी महीने में। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए। और कब तक ये रहे थे? तो ये रहे थे 1920 तक। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मदर पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए 2 पुस्तक आ गया। मदर पुस्तक किसने लिखी? और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। तो मैक्सिम गोर्की ने ये पुस्तक लिखी थी, मदर। ठीक है, बहुत बार पुस्तक भी पूछ लेता है, तो पुस्तक जरूरी है याद करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2017 को भारत में लागू हुआ था। ठीक है, ये रहा जीके जीएस वाला पोर्शन और आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे ही सभी ईयर का
और सभी प्रैक्टिस से सभी पेपर आप लोगों को करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।